Good morning to all of you. Let's solve some more question. कुछ क्वेश्चन और करेंगे आज. रैंडमली भी पूछ सकते हो, तुम्हारे पास बुक भी है, ठीक है. एंड बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अभी क्वेश्चन करना सीख चुके हो. सो लेट्स हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम. बहुत सिंपल है. अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल conducting wire lies in a magnetic field 2.0 टेस्ला. बी का वैल्यू देखे रखा है, राइट. विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड द लेंथ ऑफ द वायर इज, वायर का लेंथ देखे रखा है आपको 1 मीटर. व्हेन द करंट ऑफ 1.1 एम्पियर इज पास थ्रू द लूप, इट opens into a circle, then the tension develop in the wire is, मतलब वायर के ऊपर कितना टेंशन डेवलप होगा. A loop of flexible conducting wire lies in a magnetic field of 2.0 Tesla with its plane, लूप का जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द फील्ड. सो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ये कहीं पे तो फील्ड है, डॉट करके निकाला, यानी कि फील्ड कैसे ड्रॉ की बच्चों मैंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड. इसके अंदर मैंने कोई तो लूप ले लिया. लूप का शेप दिया है क्या तुम्हें, चेक करो जरा. The loop is flexible conducting wire lies this, okay, with its plane perpendicular to the plane. प्लेन जो है लूप का वो फील्ड को परपेंडिकुलर ही इतना दिया है, लेकिन हमें लूप का शेप नजर नहीं आ रहा है कहीं पे. तो लेंथ ऑफ द वायर, पूरी जो वायर है यानी कि पूरा लूप का ये जो लेंथ है, दैट लेंथ इज गिवन 1 मीटर. व्हेन अ करंट ऑफ 1.1 एम्पियर इज पास थ्रू द लूप, लूप से कितना करंट जा रहा है 1.1 एम्पियर, इट ओपन इनटू अ सर्कल. ओके, तो तब तुम्हारा जो लूप है वो सर्कुलर शेप का बन जाता है. अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो इसके पीछे एक कॉमन सेंस रीजन है. हो सकता है कि पहले तुम्हारा लूप किसी भी शेप में हो ऐसा, लेकिन जैसे ही, बोलो मत, उस लूप से करंट बहने लगा, दैट लूप टर्न इनटू अ सर्कल. यानी कि इस केस में तुम्हारा जो लेंथ है दैट बिकम सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके, which is given 1 meter. Then the tension develop in the wire. वायर के अंदर कितना टेंशन डेवलप होगा, जो टेंशन वायर के अंदर डेवलप होगा, what will be that? क्या है वो, कौन सा फोर्स? दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स टेक्निकली, mv स्क्वायर अपॉन आर. ये वैल्यू कितनी है ये तुम्हें पूछा है. कैन यू फाइंड इट? पहले तो मुझे ये बताओ कि वो लूप इनिशियली किसी भी शेप का हो, सर्कुलर शेप का कैसे बन सकता है? व्हाट इज द रीजन? लूप मैंने तुम्हें कोई भी शेप का दे दिया, लूप मैंने तुमको, मान लो पहले वायर से करंट नहीं, लूप से करंट नहीं भेज रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है. पहला ये डायग्राम समझ में आ रहा है तुमको? इस डायग्राम में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसके अंदर वायर का लूप डाला, किसी भी शेप में हो सकता है वो, लेकिन जैसे उससे करंट गया, कितना करंट, 1.1 एम्पियर, इट ओपन इनटू अ सर्कल, सर्कल बन गया, मतलब उसका सर्कुलर शेप. तो व्हाट इज द रीजन, क्या होना चाहिए वजह? कौन मुझे बताएगा इसके पीछे की वजह? चलो किसी भी एक पॉइंट की बात करता हूं मैं, इस पॉइंट की बात करता हूं. इस पॉइंट पे इमेजिन करो तुम्हारा चार्ज या करंट इस दिशा में जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तुम्हारा बी परपेंडिकुलर और बाहर है, तो ये तुम्हारा v है, ये तुम्हारा b है, और तुम जानते हो v इंटू बी एफ. तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी लाइक दिस. तो हर पार्टिकल जो है चार्ज, उसके ऊपर फोर्स लगेगा लाइक दिस. सो इस लूप के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो सारे की सारे बाहर की दिशा में खींचे जाएंगे, और इसकी वजह से जो आड़ा टेढ़ा कैसा भी शेप था, इट विल टर्न इनटू अ सर्कल. सेम चीज कब होती है पता है?
तुमको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, घर पे करके देखना चाहे तो। तुमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ा होगा, करके देखना आज घर पे जाके कि एक है ना रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप का एक वायर ले लेना, इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबा दो। तो जैसे सोप में डुबाओगे पूरा सोप का सॉल्यूशन इसमें चिपक जाएगा। सो इट एंटायरली विल बी कवर्ड विथ सोप लाइक दिस, पूरा सोप का एक फिल्म बन जाएगा। अब ये जो सोप का फिल्म बना, एक धागा ले लो सादा, उसको थोड़ा सर्कुलर शेप में डालो और उसको डाल दो। पहले तो वो कहीं पे भी बनेगा लाइक दिस, डाल दो एक, उसको डालने का उस फिल्म के ऊपर, और फिर है ना अंदर उसको पिन मारने का ऐसा। जैसे अंदर पिन मारोगे क्या हो जाएगा पता है, अंदर की फिल्म टूट जाएगी, लेकिन बाहर की जो फिल्म है वो उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेगी, तो अगले ही मूवमेंट तुम्हारा ये जो लूप है इट विल टर्न इनटू अ सर्कुलर शेप। करके देखो, तुमको एक आधा यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेगा इसके ऊपर। ओके, अगर मुझे टाइम मिला ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद चाहे तो मैं एक आधा वीडियो ढूंढूंगा आपको दिखाता हूँ। समझा मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे तुमको बोला कि इस वायर के ऊपर टेंशन कितना है, कौन सा टेंशन है? आउटवर्ड फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन आर। ओके, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्वल टू qbv। क्यू तुम्हारे पास है क्या? नहीं है, तो कौन सा डालो? ये डालो बिल साइन थीटा, बी इंटू आई इंटू एल। ओके, तो क्या तुम्हारे पास बी की वैल्यू है? क्या तुम्हारे पास आई की वैल्यू है? क्या तुम्हारे पास लेंथ है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है? हाँ, करो कैलकुलेशन, बताओ आंसर। 2.0 इंटू 1 इंटू 1.1 करो तो जरा मल्टीप्लिकेशन, कितना आंसर आता है? 2.2। पर आंसर तो नहीं है, कुछ तो मिस्टेक कर रहे अपन। वी आर मिसिंग समथिंग। हर जगह पे आई बी को परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, आई और बी के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो बिल तो बरोबर है फॉर्मूला। आंसर चेक करो तो इन्होंने क्या लिखा है। वी आर कुछ तो लॉजिकल मिस्टेक कर रहे हैं छोटा सा। (0.35). Let me check. We are doing some simple stupid mistake. चैप्टर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्यों लिया ऐसा? उससे फर्क क्या पड़ता है, फॉर्मूला थोड़ा अलग है। दैट इज ऑल्सो एम स्क्वायर अपन आर। ओके, उनका ये कहना है ये जो फोर्स लग रहा है अलोंग द रेडियस है, और इसलिए उन्होंने यल की जगह पे आर लिया है। तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। दे जस्ट टुक इट एज आर। अपना क्या फॉर्मूला है? फोर्स
का मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू वो लेंथ जिसके ऊपर फोर्स लगता है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस पूरी लेंथ के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में। उन्होंने आर क्यों लिया? लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनता आर लेने में। हाँ, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि कोई वायर है जिसकी लेंथ यल है, जिसके अंदर से करंट आ जा रहा है, उसके ऊपर उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है बिल, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो बिल साइन थीटा। तो हम वो लेंथ लेते हैं जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसके हिसाब से देखी जाए तो यही लेंथ लेनी चाहिए सरकमफरेंस। उन्होंने रेडियस लेके रखा है। उनका कहना है कि फोर्स इज अलोंग द रेडियस, तो इसलिए रेडियस ले लिया। अब कॉमन सेंस से आप आर की वैल्यू निकालोगे इसमें से, ये देखो यहाँ पे तुमको दिया है ना, लेंथ से ही सरकमफरेंस बना है, तो उससे आर का वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर एनीवे आने वाला है। आंसर लाना कोई मैथमेटिकली बड़ी बात नहीं है अभी, बट मुझे लगता है कि ये लिए रखना चाहिए था। थोड़ा लॉजिकली टेक्निकली कुछ तो है इसमें, सोचेंगे हम लोग। ओके, सो लेट इट बी। देखो अभी तुमने आर का वैल्यू डाला, कैलकुलेशन किया, तो एनीवे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर आर लिया क्यों? क्योंकि अलोंग फोर्स जो है उस वायर के ऊपर लगता है जिससे करंट जा रहा है, और करंट तो इधर से जा रहा है, बराबर है कि नहीं? तो लेंथ तो उसका लेना चाहिए। हमारा जो फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू यल, इवन साइन थीटा भी लिख लोगे, तो यल कौन है? वो वायर जिससे करंट जा रहा है ना, तो सरकमफरेंस ही होना चाहिए। उन्होंने यार रेडियस लेने का पॉइंट मुझे नहीं समझा यहाँ पे, आई एम थिंकिंग ऑन दैट। ठीक, चलो बाद में इसके ऊपर तुमको कुछ मिला सॉल्यूशन तो मुझे बताना, लॉजिक बताना इसके पीछे का, खाली कैलकुलेशन में तो कोई पॉइंट नहीं है। चलो अभी बताओ और कौन से टॉपिक, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन था अनफॉर्चुनेटली। कोई हो गए तुम्हारा चॉइस के क्वेश्चन तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, या मैं कुछ भी उठा लूंगा ऐसे ही। बोलो पॉइंट, बोलो एक आधा बुक में देखने के बाद। डाइपोल मोमेंट लू, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, इतना सिंपल टॉपिक पूछते हो। ओके बताओ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बताओ। तीनों लिखे हैं अपन ने, जानते हैं ना, ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्वेटर, एट एनी पॉइंट। द मैग्नेटिक फील्ड at the center of the current carrying loop of radius this is this time that of the point along the axis. The distance of this point from the center of the loop is. फालतू क्वेश्चन पूछते हुए भाई, ये तो तुमने खुद सॉल्व करना चाहिए। The magnetic field at the center of a current carrying loop of radius, the magnetic field at the center of a current carrying loop ऑफ रेडियस 0.5, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है इसको मैं बी सेंटर बोल देता हूँ, या खाली बी और समफिक्स लिखता हूँ सी, इज 5√5 टाइम दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ द एंड, उन्होंने बोला कि ये डिस्टेंस बताओ कितना है। क्या बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ, बी सेंटर का फॉर्मूला बताओ। μ0 एक सिंगल टर्न होगा तो आई खाली, अदरवाइज ये ना है, डिवाइडेड बाय बोलो ट्वाइस आर, इज इक्वल टू 5√5 टाइम, इसका वैल्यू बताओ, μ0 आई डिवाइडेड बाय बोलो रे 2 इंटू ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट रेज टू 3/2, और ऊपर क्या है, ए है क्या ऊपर, चेक करो। अबे वो देखा है ना, वो ऐसा गोल, वो ऐसा लंबा, ये ऐसा डायग्राम निकाला है, देखो यहाँ देखा ऐसा कुछ डायग्राम ऐसा, हाँ वो डायग्राम वाला फॉर्मूला बताओ देख के। फॉर्मूले भी नहीं आते तुमको, क्या है फॉर्मूला, आर स्क्वायर किधर नीचे 3/2, हाँ आर ए स्क्वायर होगा, रेडियस मैंने ए लिखा है,
वो सिंबल है खाली, तुम ए लिखो आर लिखो क्या फर्क पड़ता है। जमा क्या करो, कैलकुलेशन करो। म्यू जीरो का टप्पा, आई का टप्पा, करंट की जरूरत ही नहीं देने की, मैं दिया भी नहीं वैसे, बराबर है। टू भी का टप्पा, क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, यहाँ पे रेडियस मैंने ए लिखना चाहिए ना, उस साइड में ए लिखा ना, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2, उधर क्या बचेगा 5√5 इंटू ए का क्यूब, टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का हाफ पावर, यहाँ पे बचेगा 5√5 का क्यूब रूट और ए क्यूब रूट ले लिया मैंने, डिवाइड बाय पावर को 3 से कर दिया, एक्स स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा 5√5 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, करो जरा कैलकुलेशन आगे जाके और बताओ मुझे क्या मिल रहा है तुमको। ए की वैल्यू दी है क्या तुमको, कितना दिया है ए, लूप रेडियस 1 दिया है, ए की वैल्यू कितना अच्छा वैल्यू दिया है, कितने चांगली लोक आहेत। याचं व्हॅल्यू किती तुमचं 1, 1चा स्क्वेअर किती होईल तुमचं 1 प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ये वैल्यू निकालो रे 5.5 का 2/3 पावर, क्या बेटा आर 0.1 था, और से देखो रेडियस इज 0.1, ठीक है। तो एक काम करो, तुम खुद ही सिंप्लीफाई करो और आंसर निकाल के मेरे को बताओ। अब तुमको ए का वैल्यू डाल के एक्स का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, याचा स्क्वेअर करा आणि नंतर क्यूब करा, स्क्वेअर कसा येईल 5चा स्क्वेअर किती होईल 25, √5चा स्क्वेअर किती होईल 5, म्हणजे किती झालं तुमचे हे 5चा क्यूब आणि नंतर क्यूब रूट काढा, किती उत्तर येईल तुमचं 5, सो दिस नंबर इज 5 सिंपली, बरोबर। तो क्या आ जाएगा अगली स्टेप में, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर लेके जाओ सब्ट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर, रेट ले लो चलो ट्वाइस ए, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1, एक्स इज इक्वल टू 0.2, ऑप्शन बी। हे कळलं ना मी कसं काढलं, 2/3 पावर काढायचा अर्थ कळतो का तुम्हाला, 2 म्हणजे स्क्वेअर करायचा आहे, 3 म्हणजे क्यूब करायचं, क्यूब रूट घ्यायचं, मग आधी स्क्वेअर केला नंतर क्यूब रूट घेतला, तुमको जो इजी जाता है वो करने का, तो ये नंबर तुमको देखते ऐसा डेंजर लगता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद 5 है वो, समझा, अंडरस्टूड ना, कैलकुलेशनल पार्ट समझा ना। वैसे कैलकुलेशन समझाने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है वो तुमको खुद करना चाहिए। करोगे क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व। एक्चुअली जैसे मुझे वो सीईटी दिख रहा है, मुझे लगता है कि तुम में से हर बच्चा ट्राय करू शकता है, करा बरं प्रयत्न एकदा, आपण करूनच बघू जमतं का बा आपल्याला, करूनच पाहू चला। असे मी निवांत प्रॉब्लेम सोडवतोय, काल मला काय सोडवायचे थोडे स्पीडने सोडून घेतले आपण, मला चेक करायचे तुमच्यापैकी कोणाला काही येतंय का नुसते गप्पाच मारते माझ्याबरोबर बसून, करताय ना घरी अभ्यास करतायत ना, करा, बारूद भरने का टाइम है, भरो। काय दीदी 8च्या लेक्चरला 8:30 वाजता, मॅथ्स नाही का तुमचं, वैसे अगले वीक अपना पेरेंट्स मीटिंग है, बराबर है कि नहीं, और हो गया 1-2 दिन में तुम्हारे लिए बुरे दिन टाइम चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट ही ऑटोमॅटिक लगेगा, तो तुम्ही आता घरच्यांना फेकायचं काम करू शकत नाही, हम मशीन नहीं फेस मशीन डाल रहे हैं ना अपन, जाके मशीन के सामने खड़ा रहने का, वो तुम्हारा फेस स्कैन करके तुम्हारा प्रेजेंट ही लगा देगा, जैसे प्रेजेंट ही लगेगा घर पे मैसेज जाएगा युअर कार्टर इज रिच टू क्लास, ते आपण टाकतो ना काय मेसेज टाकायचा, मी टाकणार आहे मुलांसाठी टाकणार आहे तुमचं कार्ट पोचलं,
मुलींची हाकणारी तुमच्या कार्टी पोचली. क्लास संपताना वेगळं स्टेटमेंट टाकणार आहे, तुमचा देवट्या घरी निघाला, अपेक्षा है घरीच जाईल, पूर्ण मैसेज टाकना है मैं ऐसा, फिर वो मैसेज दिखेगा स्क्रीन के ऊपर. टाइम पास मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, गप्पे मारने आते हो इधर, जोक सुनने आते हो. बोलो बच्चों. A circular coil carrying current I has radius R and magnetic field at the center is B. At what distance from the center along the axis of the same coil the magnetic field become B by 8. तो देखो उन्होंने बोला सेंटर पे कुछ तो वैल्यू है, एक्सेस के ऊपर कुछ तो वैल्यू है, लेकिन तुमको उन्होंने बोला कि एक्सेस के ऊपर सपोज ए लिखता हूं मैं, वो डिस्टेंस बताओ जहां पे एक्सेस की वैल्यू सेंटर पे जो वैल्यू है उसके डिवाइड बाय 8 हो जाए. ओके 1/8 ऐसा लिखता हूं. जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैल्यू घटती है. उन्होंने बोला कि सेंटर को वैल्यू अगर बी है तो वो डिस्टेंस बताओ जहां पे वो बी बाय कितनी हो जाएंगी 8. सेम क्वेश्चन है अभी जो सॉल्व किया था, वहां पे वैल्यू कितनी हो रही थी 5√5, यहाँ पे कितनी हो रही है 8. सेम क्वेश्चन है, अक्खा क्वेश्चन पैरेलल है. इनफैक्ट यहाँ पे नंबर उन्होंने अच्छा दिया है. करा ट्राई. तो देखो ना, ये क्वेश्चन पूछा किसने बच्चों, सीटी वालों ने. और ये क्वेश्चन किसने पूछा था, अच्छा सीटी वालों ने ही पूछा था. 5 होता तिकडे 5√5 टाइम लिहिलेलं होतं बरोबर की नाही, आणि इकडे 8 टाइम लिहिलंय. फक्त हा नंबर तिकडे होता, हा नंबर इकडे, एवढाच फरक आहे. सेम क्वेश्चन है. हाँ बस आंसर भी सेम. चलो बताओ मुझे सेंटर वाला फॉर्मूला बताओ. μ0I डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर. एक्सेस वाला फॉर्मूला बताओ. μ0I इंटू ए का स्क्वायर, आर लिखा है ना रेडियस, आर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रॅकेट आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 3/2. आता फॉर्म्युलाच पाठ नाही केले तर तुम्हाला वरतून साक्षात जे पण कोणी गॉड असतील अख्ख्या युनिव्हर्सचे, थॉर, थायनॉस, हे पण काहीच नाही करू शकणार. फॉर्म्युले पाठ करा. μ0I कॅन्सल, 2 कॅन्सल, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 8r आणि आरचा स्क्वेअर, 8rचं क्यूब, इकडे बोला आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेटचं 3/2 पॉवर. कळलं का. क्यूब रूट, 8चं क्यूब रूट 2, आर क्यूबचं आर, याचं क्यूब रूट काढलं का वरचा 3 गायब, आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेटचं हाफ पॉवर. हाफ पॉवर काढायचे स्क्वेअर करा, आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, आर स्क्वेअर इकडे आणा सबट्रॅक्ट करा, 3r स्क्वेअर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट काढा, एक्स इज इक्वल्स टू √3r. ऑप्शन कुठंच नाही आहे. अरे काय चुकलं, अरे हाँ है ना. ओके अच्छा, यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिखा, उन्होंने कैपिटल आर लिखा था. ठीक है, एनीवे इट्स सिंबल. खत्म. चलो और बोलो कौन से टाइप के क्वेश्चन लूँ. एम्पियर लॉ के लूँ, लवकर सांगा रे. आपकी फरमाइश, प्रोग्राम चालू है, आप जो बोलेंगे वो. 10.8. मैं फिजिक्स के गिने चुने उन टीचर में से हूं जो क्या पढ़ाने का कभी देखते ही नहीं है. हेच ना. एक्चुअली आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. काय होणार आहे होऊन. कंसेप्ट में तो कोई दम है नहीं, वो सालों से वही है, वो बदलते ही नहीं है. क्वेश्चन सोचना पड़ता है. पानी थोड़ा अलग स्मेल कर रहा है. सुन रहे हो, सॉल्व करो. नीट का क्वेश्चन है भैया, थोड़ा ट्राई करना तो बनता ही है.
अगले संडे पेरेंट्स मीटिंग है ना अपनी, संडे रखेंगे, अगले संडे। दस 10:30 बजे रख लो। जमेगा? चलो जमाओ। अ करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप का क्या होगा? एक्सपीरियंस और टॉर्क whether the field is uniform or non uniform in all orientation। एक करंट लूप है, ओके, लाइक दिस, सपोज मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उन्होंने बोला ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। वैसे हम लोगों ने ऐसा डायग्राम भी बना के रखा है। फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगर आपको याद है, यहाँ पे 4 फोर्सेस लगते थे एक सर्टेन कंडीशन में, ठीक है, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करता था, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हुआ करते थे। कैन बी इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, एक ओरिएंटेशन में, एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर अनस्टेबल। कैन बी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? वैसा ही रहेगा, टोटल फोर्स उसके ऊपर 0 रहेगा। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, दो अलग अलग ओरिएंटेशन में, मतलब दो अलग अलग एंगल में, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर अनस्टेबल, और दोनों भी अनस्टेबल रहेगी। ओके, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल। लूप का तो शेप देना चाहिए था वैसे, लेकिन ठीक है चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका प्लेन काम करता है। इमेजिन करो एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है तुमने किसी फील्ड के अंदर। वैसे तो हम फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट्स कंसिडर द टिपिकल केस जो कि हम लोगों ने ही पढ़ी थी। अब सोचो और बताओ, एक्सपीरियंस और टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन, सारे डायरेक्शन में, सारे सिचुएशन में वो टॉर्क फील करेगा। हर सिचुएशन में उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। उनका कहना है किसी भी एंगल में रहे, कहीं पे भी रहे। ये दोनों फोर्स तो कैंसिल करते ही, तुम्हारा डेरिवेशन आठ होती रही है। ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि तुम मेरे को, ये फोर्स का वैल्यू कितना था? कुछ तो लिखा था इसका फॉर्मूला अपन ने। इसके ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क का फॉर्मूला बताओ या फोर्स बताओ? चलो फोर्स बताओ पहले। दो डेरिवेशन घुसाड़ रहे हो आप साथ में बेटा। यहाँ पे B1 B2 काय को आएगा झक मारने को? वो दो पैरेलल वायर के बीच के फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हो तुम मुझे। म्यू बी साइन थीटा, कहाँ से भी फॉर्मूले देख के बताते हो क्या भाई? शेम ऑन ऑल ऑफ यू। तुम फॉर्मूले नहीं बताओगे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस निकालो, वरना ये आखिरी प्रॉब्लम। अरे सांगे ना, क्या फॉर्मूला है? BIA
साइन ऑफ थीटा, ऐसा ही फॉर्मूला है. व्हाट इज ए? आर यू श्योर ये फोर्स का फॉर्मूला है? ये टॉर्क का फॉर्मूला बता रहे हो तुम? मैंने फोर्स पूछा. जब तक तुम मुझे ये फोर्स का फॉर्मूला बताते नहीं, तुम्हारे बुक में तो दिया भी नहीं था. मैंने चारों फॉर्मूले बताए आपको, समझाए, एक्सप्लेन किए, चारों फोर्सेस कितने हैं. मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, टेंशन मत लो. तुम में से किसी को भी डाउट है तो मैं वीडियो दिखा दूंगा. पूरा डेरिवेशन मैंने प्रूफ किया है. टॉर्क acting on a current carrying loop placed in a uniform magnetic field. अरे बोलो. This is a question which you should answer in 2 seconds, even 1 second. अगर तुम्हें फोर्स पता है तो. हम बोलना. F is equals to I into L into B into sine of angle. पक्का? Where L is what? This length. Sure? वही तो फॉर्मूला है, बिल साइन थीटा. What is theta? एंगल बिटवीन कौन? लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड. अभी लात मारनी चाहिए. यहाँ पे एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप एंड बी. कौन था थीटा? भूल गए? डायग्राम निकाली थी हमने ऐसी. ये तुम्हारा बी था, ये तुम्हारा प्लेन था, और ये उसका परपेंडिकुलर था, और इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा. एंगल बिटवीन दी परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन ऑफ बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. कुछ भी फेंका मत करो. अबे आया ना. अब मुझे बताओ, जब ये लूप गोल 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 घूमेगा, तब मुझे बताओगे आप लोग, कोई थीटा का ऐसा वैल्यू आएगा क्या जिसके लिए तुम्हारा टॉर्क 0 हो जाए? अब इसके बाद टॉर्क क्या है? टॉर्क में तुमको खाली वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है. वो पूरा फॉर्मूला तुम निकालते हो तो मेरे ख्याल से वो क्या आता है तुम्हारा, ए बी साइन थीटा, कुछ है ऐसा, ए बी साइन थीटा. नंबर्स ऑफ टर्न लगोगे तो एन ए आई इंटू बी साइन थीटा. ओके. कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे टॉर्क 0 होता है, और कौन से एंगल के लिए होगा? साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 0 आती है? साइन 0 के लिए आती है, 180 के लिए. तो जब तुम्हारा ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर थीटा, उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 180 डिग्री होगी, दोनों केस में तुम्हारे इस कॉइल के ऊपर 0 टॉर्क एक्ट करेगा. यानी कि उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी. लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट अलग अलग रहेंगे. अब अलग अलग कैसे रहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, समझने के लिए, थोड़ा फील देने के लिए मैं बताता हूं आपको खाली. ओके. किसी के पास एक आधा रबर बैंड है क्या? मेरे रबर बैंड नहीं है? चलो फील करो फिर. चलो. ओके. सपोज तुमने, ये एक खाली फीलिंग वाली बात बता रहा हूं मैं तुमको. सपोज मैंने इस रबर बैंड को ऐसा पकड़ के रखा,
और इस रबर बैंड को हमने बीच में कोई तो रॉड लगा दिया लाइक दिस, जिसको बांध के हम लोगों ने रखा हुआ है। आप घर पे जाके ट्राई कर सकते हो, रबर बैंड को दोनों इसमें अटका दो, उसमें इसको फंसाओ और ऐसा गोल गोल घुमाओ। जिस सिचुएशन में वो नॉर्मल रह रहा है, इस सिचुएशन में उसके ऊपर का फोर्स 0 है, लेकिन अगर तुम उसको एग्जैक्टली 180 डिग्री से घुमा के यहां पे रखते हो, इस केस में भले वो रुकता नहीं है, लेकिन 180 डिग्री में तुम्हारा कॉइल जब रोटेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका टॉर्क वापस 0 हो जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल कंडीशन में रहता है, वो पूरा घूम के वापस आ सकता है। समझा? जैसे इसको मैं, मान लो ये ऐसा स्टेबल रह रहा है, लेकिन मैं घुमा के ऐसा कर दूं तो छोड़ दोगे तो इमीडिएटली ऐसा हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम, बट इट कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक जगह पे तुम्हारा टॉर्क होता है 0, दूसरी जगह पे भी इत्तेफाक से वो 0 ही होता है, तो दोनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक होता है अनस्टेबल और एक होता है स्टेबल। तो तुम्हारा आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। चेक करो इसका आंसर वैसे तो। ओके, और अगर तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा है तो आज एक काम करना, इस कंसेप्ट को वापस पढ़ना प्रॉपरली, और तुमको वो स्टेप पता चल जाएंगे कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। कोई कैलकुलेशन है क्या? और अगर आपको कुछ याद है तो जब ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था तब तुमको इक्विलिब्रियम के 3 टाइप मैंने बताए थे। मैंने समझाया था आपको एक डायग्राम निकाल के कुछ इस तरह से। मैंने बोला था ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है तुमको? ओके, तो ये एक अनस्टेबल और एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। होप कुछ याद भी रखते हो। करो तो सॉल्व। इसको धोके वापस लाते हो क्या पानी? A rectangular loop of side 10 centimeter, 5 centimeter, carrying current 1 I of 12 ampere is placed, carrying current I of 12 ampere, okay, placed in a different orientation as shown in the figure below. ठीक है, 4 जगह पे लूप रखा हुआ है। If there is a uniform magnetic field 0.3 Tesla in the positive z direction, in which orientation the loop would be in? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कहाँ पे होगा, अनस्टेबल कहाँ पे होगा, ये तुमको पूछा है। बोलो तो स्टेबल कहाँ पे होगा, अनस्टेबल कहाँ पे होगा? अभी अभी मैंने तुमको समझाया। थीटा 0 डिग्री है तो स्टेबल, थीटा 180 डिग्री है तो अनस्टेबल। थीटा किसके बीच का एंगल है बच्चों? बी, और तुम्हारा जो लूप है उसका परपेंडिकुलर। अब चेक करो, इस केस में तुम्हारा बी ऐसा है, सॉरी तुम्हारा परपेंडिकुलर ऐसा है, तो इस केस में थीटा कितना है तुम्हारा? 90 डिग्री। इस केस में तुम्हारा ये ऐसा है तो वापस थीटा कितना है? 90 डिग्री। इस केस में इसका परपेंडिकुलर देख रहे हो, और इस केस में भी परपेंडिकुलर दिखेगा तुमको। सिर्फ तुमको पकड़ना है परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं, एरिया का परपेंडिकुलर लेना है ना तुमको। तो कैसे लेते हो? डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर इस तरह से जाओगे, ओके, इधर ऐसे जा रहे हो तो परपेंडिकुलर इधर ऊपर का होना चाहिए, और करंट इधर जाएगा तो नीचे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस केस में आई थिंक नीचे का परपेंडिकुलर होगा, और इस केस में ऊपर का परपेंडिकुलर होगा। इस केस में कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0। और इस केस में कितना एंगल है? तो ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। आंसर चेक करो जरा इसका, ये इतना इजी नहीं है। एंगल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपनी। एरिया ऐसे जा रहा है ना लूप का, ये दिया आंसर। चेक करो तो कौन सा आंसर है तुम्हारा? सेकंड में स्टेबल, फोर्थ में अनस्टेबल। स्टेबल सेकंड में एंड फोर्थ में। ऑप्शन सी दिया है क्या? पक्का? ये क्वेश्चन देखा कितना सिंपल है। क्वेश्चन आया कहाँ पे वो देखो। अब तुमको ये समझना जरूरी है इसके साथ, लेकिन कि हा वाट तो तेवढा सोपा नहीं है।
इसके लिए तुम्हारे पास वो नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हारा लूप कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है. लक्षात राहील. उसका जो परपेंडिकुलर आहे तो फॉर्म्युल्यातला थीटाच माहीत नव्हता तुम्हाला. तुम्ही तो वायरचा फॉर्म्युला पाठ केलेला. वायरचा पण फॉर्म्युला योगायोगाने सेमच आहे. कुठला? बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा. वायर के फॉर्मूले में थीटा एल के साथ का एंगल है, लेकिन लूप के फॉर्मूले में एल थीटा एल के साथ का एंगल नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ का एंगल है. इसलिए मैं तुमको इतनी दफा बोलता रहता हूं की पाठ करू नका, समजून घ्या गोष्टी. थँक्यू. वाचा आणि ट्राय करा. फार जुन्या काळाचा प्रश्न आहे, 2010, म्हणजे सोपाच असेल. कारण जुन्या काळात लोकांकडे जास्त बुद्धी नव्हती ना, असं तुम्हाला वाटतं. कर रहे हो, ट्राय कर रहे हो. अ क्लोजली वाउंड सोलोनाइड 2000 टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैरी अ करंट, ओके, सस्पेंड, it is suspended through a center and perpendicular to its length along the turn in a horizontal plane of uniform magnetic field B, making angle 30 degree with the axis of solenoid. थीटा का वैल्यू देके रखा है 30. तो टॉर्क ऑफ द सोलोनाइड बताओ रे. टॉर्क का फॉर्मूला NIAB साइन ऑफ एंगल थीटा, बरोबर. हाच आहे का फॉर्म्युला? एन दिलाय, आय दिलाय, ए दिलाय, बी दिलाय, थीटा देऊन टाकला, सगळं दिलंय. करा कॅल्क्युलेशन करा, उत्तर काढा. चुकलं का सांगा. टू 1.5 इंटू 10चा 4th पावर, 5 इंटू 10चा दुसरं पावर, साइन 30 डिग्रीची व्हॅल्यू 1/2. 2 का टप्पा. बोला. 5 गुणिले 2 10,000 गुणिले 15 15,000, बरोबर का. 10ची पावर किती? -6. 4 डिजिट इकडे आणले. 1.5 इंटू 10⁻². ऑप्शन सी. ये क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले में कौन बताएगा मुझे थीटा क्या है? थीटा है एंगल परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड बी. अब तुमको समझना चाहिए कि ये तुम्हारा सोलोनाइड का एक्सेस जो होता है ना, ये सोलोनाइड के एक टर्न लिया मैंने, एक टर्न काटला सोलोनाइड से, और ये जो एक्सेस है ना इत्तिफाक से, वही उसका परपेंडिकुलर है, और उसके साथ का एंगल दिया है तुमको बी के साथ का एंगल 30 डिग्री. तो इस केस में इत्तिफाक से वो सही दे के रखा था. पर कभी कभी क्वेश्चन में ये एक काम करते हैं, ऐकतायत का? हे शाने काय सांगतात माहिती आहे का? हा 30 डिग्री कोणाबरोबरचा अँगल दिला तुम्हाला? ॲक्सिस ऑफ सोलोनाइड. ते तुम्हाला अँगल देतील 60 डिग्री विथ द प्लेन ऑफ सोलोनाइड, आणि मग आपण टाकणार जोश जोशमध्ये 60च, कारण आपल्याला विचार करण्याची इच्छाच नसते ना, आणि आपण उत्तर काढणार जे चुकीचं येईल. एंगल किसके साथ का है उसको याद रखो. कभी कभी ये जानबूझ के तुमको ये एंगल दे देते हैं. कळलं? सोलोनाइड काय आहे? एक कॉइल आहे. समजा मी कॉइलची एक रिंग घेतली, बरोबर आहे. रिंगचा परपेंडिकुलर म्हणजे ॲक्सेस झाला योगायोगाने. तर परपेंडिकुलर किंवा ॲक्सेस बरोबरचा अँगल दिला पाहिजे, प्लेन बरोबरचा नाही. ते प्लेन बरोबरचा देऊन ठेवतात कधी कधी, तो याद रखना इसको. तो यू शुड बी व्हेरी केअरफुल वाइल रीडिंग. वाचो. क्वेश्चनची साईज बघून तो सोपा वाटतोय. A circular coil having n turns and radius r carrying a current I, it held in the xz plane
in a magnetic field Bi. Okay, the torque on the coil due to the magnetic field is torque किती आहे? तुम्ही मला सांगा, प्लेन जे आहे कोणत्या प्लेनमध्ये कुठे ठेवले रे तुम्ही? हे तुमचे 3 ॲक्सिस काढले मी, हा एक्स, हा वाय आणि हा झेड, बरोबर आहे. आपलं कॉईल ही अशी आहे, बरोबर ना? कॉईलचा परपेंडिक्युलर कसा झाला सांगा बरं, असा. आणि बी बघा, बीचं ॲक्सिस अँगल काय दिलेला आहे? बी आय. बी आय लिहिला आहे म्हणजे हा कोणत्या ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे रे बी? इकडे असा. कॅन यू सी दिस? चलेगा बच्चों? व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू? 90 डिग्री. कॉइल का परपेंडिकुलर, एक जेड का परपेंडिकुलर ऐसे आएगा ना, और बी, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री. और टॉर्क का फॉर्मूला तुम जानते हो, सांगा बरं. म्यू 0 एन आई ए बी, बी कोण लिहिल, इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री किती आहे? 1 का? म्यू 0 काय झालं? अरे सॉरी, हाँ, एन इंटू आई. क्या दिया है तुमको? रेडियस देके रखा है, तो ए का वैल्यू क्या उतना आ गया? पाई आर स्क्वेयर इंटू बी. चेक करो है कि कहीं पे आंसर ऐसा, एन इंटू आई. ऑप्शन बी है क्या? चेक करो आंसर इसका. एवढा फालतू क्वेश्चन काय विचारला असेल यांनी? मला पण एक क्वेश्चन द्यायची इच्छा झाली, याच्यामुळे देऊ का? हा बी आय कॅप दिसतोय, मी लिहिलं बी जे कॅप. उत्तर काय असेल? एवढंच चेंज केलं अख्ख्या प्रॉब्लेम मध्ये, आणि अजून एक केलं बी के कॅप. मला याच्यासाठी उत्तर सांगा, याच्यासाठी उत्तर सांगा. एकासाठी सांगितलं तुम्ही. बी जे कॅप साठी काय येईल? सेम येईल. अबे नालायको, बी जे कॅप निकालोगे तो अलॉन्ग ये आएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और आंसर 0 आएगा. इसके लिए काय बोललो कळलं का? आता मला सांगा, जसं मी बीजे कॅप लिहिल, हॅलो नमस्ते सर, नमस्ते. ओके, कोणी? अच्छा, ओके ओके ओके. एक 5-10 मिनिटामध्ये फोन करून बोलू. हां, आलोच. हां, करतो. समझा क्या? तो बीजे मतलब बी का डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये अलॉन्ग वाई, और ये देखो गौर से, ये भी अलॉन्ग वाई दिख रहे हैं. दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0. तो साइन 0 कितना हो गया? 0. टोटल आंसर विल बिकम 0. इतना छोटा चेंज. सेम क्वेश्चन आ गया वापस तुम्हारे लिए एग्जाम में, खाली आई की जगह पे जे कर दिया. तुम्ही फुल कॉन्फिडेंस में तेच उत्तर लिहाल. के करोगे तो बोलो तो क्या आएगा? के करोगे तो बी ये तुम्हारा इधर होगा, ये इधर, एंगल वापस 90. ओके, तो उस केस में वापस सेम आंसर आएगा. पढ़ अभी समझा कि नहीं? अगर मैं बी ऐसा लिखूँ तो सपोज कुछ तो नंबर लिखा मैंने से एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जेड कैप, वाई इंटू के कैप, मतलब तुम्हारा बी इस लाइन, इस प्लेन के अंदर ऐसा, फिर भी एंगल 90 डिग्री होगा. इवन उस केस में भी आंसर यही आएगा. 4 प्रॉब्लेम सोडून दिले मी तुम्हाला, एका बरोबर 4 फ्री. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. Try it. A loop carrying current I lies in xy plane as shown in the figure. The unit vector k cap is coming out of the plane of the paper. The magnetic moment of the current loop is. Magnetic moment विचारले तुम्हाला. Magnetic dipole moment चा बेसिक फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला? NIA. डायरेक्शन पण लिहायचे तुम्हाला, मॅग्निट्यूड पण डायरेक्शन पण. एरिया काढावा लागणार ना तुम्हाला याचा. काढता येईल का याचा एरिया लूपचा? काय आहे? हे सर्कल, हे सर्कल, हे सर्कल, हे सर्कल आणि हा स्क्वेअर. एरिया किती असेल याचा?
NIA आहे ना फॉर्म्युला. सांगा बरं एरिया किती असेल याचा. सर्कल 4 अर्धे आहेत म्हणजे 2 पूर्ण झाले. 2 पाय r स्क्वेअर आणि एक स्क्वेअर आहे r ने तो. हा जो दिसतोय तुम्हाला हा डायमीटर आहे त्याचा, म्हणजे रेडियस a/2 झाली बरोबर की नाही. म्हणजे r ची व्हॅल्यू सांगा पुढच्या केसमध्ये प्लस a स्क्वेअर. r ची व्हॅल्यू किती आहे a च्या अर्धी. सो a स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 चा स्क्वेअर किती 4 प्लस a स्क्वेअर. कळलं का. 2 1 2 2 2 4. तो पाय इंटू a स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 प्लस a स्क्वेअर. दिस इज युअर एरिया. a स्क्वेअर कॉमन काढायचा, काढून घ्या बाहेर. π/2 + 1 दिसतंय का असं कुठं लांब लांबपर्यंत. हां 2 ठिकाणी दिसतंय. हा कोण झाला तुमचा I झाला, A झाला, N झाला. आता फक्त डायरेक्शन सांगा. व्हॉट इज द डायरेक्शन. बाकी काय नंबर तर तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी मिळून गेला. हे बघा इथे पण आहे π/2 1 × a स्क्वेअर × I. इकडे पण नंबर मिळाला आहे. फक्त डायरेक्शन आहे k का -k. डायरेक्शन मिळाली की काम संपलं. ऑप्शन A आणि D नाही हे तर कळालं. हा फॉर्म्युला कळाला ना. माहिती आहे तुम्हाला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला. अरे तुम्हाला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला येतो हाय का. तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती हाय नाही असं का. माहिती है ना फॉर्मूला. नंबर्स ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू A. एरिया तो मैंने निकाल लिया. लूप का एरिया. लूप बघा ना किती भारी दिलाय त्यांनी. लूपचा एरिया कसा काढायचा हाच प्रश्न निर्माण व्हायचा काही लोकांसाठी. ते तरी त्यांनी ते नशीब ते 2 त्या दिवशी या गोष्टी देऊन ठेवलेल्या आहेत. नाही तर एखादा या लूपकडे बघून सर याचा एरिया कसा काढू असा प्रश्न तयार होईल. तर जस्ट चेकआउट. ये 4 सेमी सर्कल और एक स्क्वेअर से बना हुआ है. डायरेक्शन सांगा आता. करंटचं डायरेक्शन दिसतंय. कैन यू सी दिस. करंट ऐसे जा रहा है तुम्हारा. तो करंट जिस तरह से जा रहा है उस तरह से मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा इसका डायरेक्शन क्या ले. मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचं डायरेक्शन काय घ्यायचं. बस एक ही पार्ट बाकी रह गया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो क्या लेते हैं. उस लूप को जो परपेंडिकुलर होता है उसके डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में. मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो सवाल खाली ये है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेने का. श्योर. तुम्हारा कहना है कि इस केस में अलोंग के लिए और ऑप्शन बी है. चेक करके देखो. तो इसका डायरेक्शन क्या लेना है. वही लेना है जो हम लोग परपेंडिकुलर का लेते हैं. ओके डन. तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येते का कधी. तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही या जज एक्झामच्या नावाने घाबरतात. ॲक्च्युली यांचे प्रॉब्लेम फार सोपे असतात पण ते खूप लॉजिकल असतात. अपन तुम जिस एग्जाम को बड़ा अच्छा समझते हो ना इसके प्रॉब्लम कैलकुलेशनल ज़्यादा होते हैं. इसके लॉजिक बहुत अच्छे क्लियर है ना. जिसके लॉजिक क्लियर है ना बच्चों वो बच्चा बड़े आराम से जेई के नीट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. चला तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी एवढं प्रेमाने एवढं बोरिंग फिजिक्स